जी हां दोस्तों, लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला पर बहस और वोटिंग से पहले हुआ इंडिया गठबंधन के पास 250 सीटों का जुगाड़। बौखलाए मोदी के मंत्री क्यों देने लगे नई धमकी? आखिर इंडिया गठबंधन से इतर कौन से सांसद आ गए इंडिया गठबंधन के खेमे में जो करेंगे वोटिंग? स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, बीते 12 वर्षों से जो कुछ हो रहा है, संसद से लेकर सड़क तक और गोदी गिद्ध मीडिया जिस तरीके से जो कुछ कर रहा है, शायद ही लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक मूल्यों का इससे ज्यादा नुकसान किसी भी एरा में हुआ होगा। अब आप दोस्तों सोचिए, किस तरह घबराई हुई मोदी सरकार अब मानो खुल्लम खुल्ला डकैती और सीना जोरों पर उतर आई। मगर सत्ता पक्ष शायद ये भूल रहा है कि उसकी ये गलतफहमी उसे औंधे मुंह ढकेलने वाली, लुढ़काने वाली है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा राजनीतिक पंडित दावा कर रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि भले ही सत्ता पक्ष के पास में संसद में बहुमत से ज्यादा सीटें हैं, मगर विपक्ष ने सीटों के नंबर का ऐसा जुगाड़ कर लिया जिससे बिरला की कुर्सी डगमगा रही है। सरकार का मुश्किल में आना तय है। दोस्तों, विस्तार से आपको बताते हैं, मगर उससे पहले घबराई बीजेपी और मोदी के चहेते संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू की गीदड़ भभकी आपको सुनवा देते हैं। दोस्तों, 9 मार्च से बजट का दूसरे हिस्से का सेशन सत्र संसद का शुरू हो रहा है और उसके पहले ही दिन ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष द्वारा राहुल गांधी द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होगी, बहस होगी, जिसे विपक्ष लेकर के आया। मगर दोस्तों, 15 फरवरी को संसदीय कार्य मंत्री ने जो कुछ कहा वो सरासर तानाशाही वाला रवैया। किरण रिजिजू विपक्ष को गीदड़ भभकी दे रहे हैं कि अगर उनकी बातें नहीं मानी गई, अगर बहस में खलल डाली गई, नहीं होने दिया गया, तो नुकसान विपक्ष का होगा। कैसे, आगे बताता हूं। रिजिजू ने कहा कि दूसरे भाग में विपक्ष सदन को चलने नहीं देता है तो हम गिलोटिन का इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों, एक एक टर्म आप सुन रहे होंगे, गिलोटिन। यह उनके लिए नुकसान होगा, विपक्ष के लिए। अगर विपक्ष बहस में हिस्सा नहीं लेता तो यह उनका बड़ा नुकसान होगा। गिलोटिन का मतलब यह है कि अपने आप वो पारित हो जाएगा, जैसा कि आमतौर पर बजट वगैरह पास किया जाता है। दोस्तों, रिजिजू ने कहा कि बजट सत्र का दूसरा हिस्सा बेहद रोचक रहेगा क्योंकि इसमें कई महत्वपूर्ण विधेयक और एक क्रिटिकल बिल पेश किया जाएगा जिन पर बहस और उसे पारित किया जाएगा। और अब वो कहते हैं विपक्ष से जिस बात की चर्चा सत्ता पक्ष को विपक्ष की रिक्वेस्ट पर आकर करना चाहिए, विरोध करने का हक तो विपक्ष का ही है, जनता की आवाज है भाई। मगर ये कहते हैं कि साहब विपक्ष संसद नहीं चलने दे रहा है, हम गिलोटिन लाएंगे। मतलब समूह मतदान मान लिया जाएगा। गिलोटिन यानी कि समूह मतदान का सहारा लिया जाएगा जो विपक्ष के लिए नुकसान होगा। अरुणाचल पश्चिम स्थित अपने लोकसभा क्षेत्र के दौरे पर किरण रिजिजू ने कहा, सत्र के दूसरे भाग के दौरान सरकार चर्चा के लिए विशिष्ट मंत्रालयों की पहचान करने की योजना बना रही है। दोस्तों, अब सोचिए, जो कुछ कहा जा रहा विपक्ष की लेकर के संसदीय कार्य मंत्री की तरफ से, वो तो तानाशाही वाला रवैया है। दोस्तों, रिजिजू ने एक न्यूज एजेंसी को दिए इंटरव्यू में कहा कि संसद का बजट सत्र 9 मार्च से 2 अप्रैल तक चलेगा और कंफर्म किया कि पहले ही दिन स्पीकर के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर बहस होगी, क्योंकि नियमों के अनुसार अविश्वास प्रस्ताव पर सत्र के पहले ही दिन बहस होती है और बहस के बाद मतदान होता है। क्योंकि दोस्तों, जब तक उस पर बहस और वोटिंग नहीं होती है तब तक लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला उस अपनी कुर्सी पर नहीं बैठ सकते हैं। संसद आ सकते हैं, बैठेंगे वो नीचे। इससे बीजेपी को शर्मिंदगी होगी, बीजेपी इसीलिए पहले दिन। दोस्तों, अब कौन कौन से लोग जुड़े हैं इंडिया गठबंधन के साथ में? 240 सीटों से कैसे 250 सीटों पर इंडिया गठबंधन आ गया, या 220 सीटों से कैसे आ गया? इससे आगे बढ़ूं उससे पहले इस बीच में एक बयान योगी का सुनवा देते हैं, दिल्ली पर, दिल्ली की राजनीति पर, दिल्ली के नेताओं पर, जिसे सुनिए और अपना खुद मतलब निकालिए जो कुछ उन्होंने कहा। आज मैं कुछ नहीं कहूंगा योगी के बयान पर। देख रहे हो ना, क्या दिल्ली में घुटन भरी जिंदगी हो गई है। ऐसे लगता है जैसे गैस चैम्बर में हो। एयर क्वालिटी इंडेक्स में वो 400 से ऊपर, दम घुटता है, आंखों में जलन होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है। डॉक्टर को बुजुर्गों के लिए, बीमारों के लिए, बच्चों के लिए कहना पड़ता है कि आप घर से बाहर मत निकलिए। इतनी खराब स्थिति होती है। आप गोरखपुर में कितना शानदार माहौल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई एकदम घोटो माहौल नहीं, जहां मर्जी घूमते रहिए।
क्योंकि पर्यावरण को आप बचाएंगे तो पर्यावरण आपको बचाएगा। धरती माता के प्रति आप अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करेंगे तो धरती माता भी उसी प्रकार का आशीर्वाद देकर के आपको फलने फूलने के लिए एक नया राह दिखाएगी। और मगर दोस्तों, जनता की गाढ़ी कमाई को मोदी सरकार पेट्रोल, डीजल, दवाई, पढ़ाई, सिंचाई पर सब कुछ लुटवा देती है। जनता की गाढ़ी कमाई को बजट शिक्षा पर कट करती है, स्वास्थ्य पर कट करती है। डीजल, पेट्रोल सही मानों में 50 से 55 रुपए होना चाहिए, आज 50 रुपए के आसपास, जिसे 100 रुपए में बेच रही है सरकार। भले डीरेगुलाइजेशन का समय है, डीरेगुलेटेड है, सरकार ये कहती है कि साहब वो तो तेल कंपनियां जाने, मगर सरकार के मंशा से सब कुछ हो रहा है। जनता को कंगाल कर रखा। मगर कैसे शाह साहब संसद के भीतर कैसे वो क्या कहते हैं, माझा लपेटना, लंबी लंबी, सुन लीजिए उनको, मोदी साहब की तारीफ में कसीदे। पहले प्रधानमंत्री जाते थे तो कहीं पेट्रोल डलवाने के लिए जो टेक्निकल हॉल्ट लेने पड़ते थे तो पूरी रात होटल। नरेंद्र भाई ने आज तक किसी भी टेक्निकल होटल में देश के खर्चे से होटल करे बगैर एयरपोर्ट पर बैठते हैं, वही स्नान करते हैं और पेट्रोल डलवाकर आ देते हैं। चलिए दोस्तों, अब वापस अपनी खबर पर आता हूं। दरअसल किसानों की चिंता में राहुल ने संसद में मोदी शाह को घेरा। अमेरिका से जो ट्रेड डील हुई उसमें भारतीय किसानों को किस तरीके से जहन्नुम में ढकेलने की व्यवस्था मोदी सरकार ने कर दी। लोकसभा स्पीकर राहुल को बोलने नहीं दे रहे। पूर्व सेना अध्यक्ष ने जिस तरीके से किताब लिख करके चीन के द्वारा मोदी सरकार में चीनी फौजियों, टैंकों के भारतीय सरहद में आने की बात कही, उसको कोट किया राहुल गांधी ने, बोलने नहीं दिया गया। ये दोनों ही मुद्दे सरकार के गले के फांस बने हुए हैं, इसीलिए सरकार तो रोक ही रही राहुल को। और वो बिरला साहब जब से बने हैं स्पीकर, लगातार वो राहुल को और विपक्ष को रोक ही रहे। मगर मुद्दा किसानों से जुड़ा है। किसान कैसे मिल रहे हैं राहुल से, वो देख लीजिए। We are here today about this Indo-US treaty that's 100% going to harm the interest of the farmers. So we are here about the negative effects. The farmers of India, like marginal and small, they can just never compete with the corporate style of farming of the US. We all know it, sir. They have very large farms. They are heavily subsidized, sir, from diesel to all their machinery. जी, हमारा जो मध्य प्रदेश का पूरा इकोनॉमी है वो सोयाबीन पे है, मेज पे है, और हमारे यहाँ का खेती का मेन है। मतलब जीडीपी में भी हम 50% का हिस्सेदारी रखते हैं। अभी जिस दिन से डील का बातचीत हुआ है, जो 5800 रुपया 5800 रुपया सोयाबीन था पर क्विंटल, वो डाउन हो गया 12 से 15%। अभी 5100 रुपये में मतलब नीचे आ गया है। तो एक तरीके से प्रोडक्शन डाउन जा रहा है, और दूसरी तरह अगर इस तरीके से ये इंपोर्ट होगा तो हमारा तो सोयाबीन चला जाएगा। सोयाबीन को रिप्लेस करने के लिए मक्का की बात कही इन लोगों ने कि भाई आप अल्टरनेट क्रॉप मक्का लगाइए। मक्का 50% बिक रहा साहब अभी एमएसपी से, 1400 रुपया कुंटल, जबकि 2250 रुपया हमारा है। पल्सेस हमारा जो मध्य प्रदेश का हम लोग तो मेन प्रोड्यूसर है, तो पल्सेस भी हमारा चले जाएगा। अब वो जो ज्वार आ रही है, वो ज्वार 30 सेंट 40 सेंट में पर ब्रूसेल है, मतलब 27-28 किलो 10-11 रुपये का। यहाँ एमएसपी उसका 36 रुपया है। तो जितना भी केटल फीड के लिए जो हमारा सेकेंडरी जो जाता है वो पूरा चला जाएगा, तो हमारा बर्बाद हो जाएगा। जो हमारा वालनट इंडस्ट्रीज़ है वो तकरीबन प्रोड्यूस 90% ऑफ इंडिया को जो ज़रूरत पड़ती है 90% करता है, जो कि 2 से 3 मिलियन टन्स करता है। तो इसी तरह एप्पल तो 80% हम प्रोड्यूस करते हैं पूरे इंडिया के लिए, तो तकरीबन 25 से 30 मेट्रिक टन्स जो टोटल है। तो मगर क्या होगा कि पहले ही अफ़गानिस्तान से, चाइना से, कैलिफोर्निया से वालनट्स आते हैं, तो हमारा डिक्लाइन हो रहा है। 30% तो हम डिक्लाइन हो गए, तो अब जो और आएगा तो उससे टोटल हमारा जो वालनट इंडस्ट्री है वो तबाह हो जाएगा। एप्पल ऑलरेडी ईरान से पहले भी 2 साल 3 साल 4 साल आया, जो टैक्स फ्री रहा, तो हमारा काफ़ी उसमें भी ज़्यादा नुकसान हो गया। अब अगर ये आया तो हमारा टोटल जो हमारा कंज्यूमिंग पावर है वो ख़त्म हो जाएगा। और हमारा क्या है सर, 50% जो रोज़गार है, जो एम्प्लॉयमेंट है, वो इसी से जनरेट होती है, टोटल इस एप्पल इंडस्ट्री से, हार्टिकल्चर इंडस्ट्री से। US treaty is for just making huge profit for the companies. They are least bothered for the farmers and the human beings. सरल शब्दों में सबमिशन है इंडो US डील के ऊपर। हमारा फार्मर्स मेजॉरिटी में मार्जिनल है, उनको बहुत ज़्यादा सब्सिडाइज हर चीज़ मिलती है। इसके कंपैरिजन में इंडियन फार्मर्स तबाह हो जाएगा। पहले
एग्रीकल्चर में दरवाज़ा बंद था, मतलब कोई अंदर नहीं आ सकता था। अब वो दरवाज़ा खोला है, अब उस खुले दरवाजे में जो भी उनको डालना होगा वो डाल देंगे। मेन कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि भैया सोया पे है, इस पे है, उस पे है। मेन कॉन्सेप्ट है कि भैया आपने दरवाज़ा खोल दिया, अब वो दरवाजे में से कुछ भी आ सकता है, कुछ भी जा सकता है, जो भी। पहली बात। दूसरी बात, मुझे इस डील में ये समझ नहीं आ रहा है कि हिंदुस्तान को क्या मिला। मतलब हमने टैरिफ दे दिया, हमने एग्रीकल्चर दे दिया, हमने डेटा दे दिया, मगर मुझे समझ नहीं आ रहा मैं मिला क्या। नथिंग, सो जीरो। ना किसानों को कुछ दिया, ना किसी। ठीक है, हमारी पहले टैरिफ जो थी, मतलब उसको भी इंक्रीज कर दिया। पहले हमारी 3% होती थी, उसको 18 कर दिया, उनका नीचे कर दिया। तो मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि इसमें है क्या। मतलब हमारे लिए कुछ नहीं है। आपने जो कहा, हम तो तैयार हैं फुली इसको सपोर्ट करने में, क्योंकि ये देश के लिए बिल्कुल इन्होंने गलत कर दिया। तो दोस्तों, ऐसी स्थिति में बस इंतजार कीजिए 9 मार्च का, क्या होता है उस दिन। आप क्या सोचते हैं, अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।